श्री जॉर्ज फर्नांडिस। अध्यक्ष जी, इस विषय पर हम लोग बहस कर रहे हैं, उसके कई पहलू हैं और मैं सबसे पहले बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, जिस स्थिति के पीछे बिहार में प्रशासन जिस ढंग से पिछले एक अरसे से चल रहा है, उस पर सदन का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले हफ्ते में 23 तारीख को जब लोकसभा का यह अधिवेशन शुरू हुआ, यह सत्र शुरू हुआ, तब एक पहला दिन का जो प्रश्न थे यहाँ पर, उसमें 7 नंबर का प्रश्न इस विषय पर था कि हुडको के जरिए समूचे देश में हर प्रदेश के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसे का आवंटन हुआ, कितने पैसे की योजनाओं को बनाया गया और हुडको की ओर से कितना कर्ज अलग अलग राज्यों को दे दिया। कुल मिलाकर 7,154 करोड़ रुपए की अध्यक्षीय योजनाएं बनी और हुडको ने 3,829 करोड़ रुपया कर्ज के तौर पर दे दिया। इसमें सबसे अधिक रकम गई है कर्नाटक को, 1,462 करोड़ की योजनाएं हैं और 649 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है हुडको ने। और सबसे कम है बिहार को, 31 करोड़ रुपए की योजना है और 20 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब इसमें हुडको को हम अपराधी नहीं घोषित कर सकते हैं, क्योंकि हुडको इतना ही पैसा देता है जितना राज्य सरकार लेने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो देता है कर्ज और बकिया पैसा आपको उठाना पड़ता है। मगर मैं इसलिए यह बात को सबसे पहले सदन के सामने रख रहा हूं कि बिहार है देश का 10% आबादी, और अगर आबादी के ही लिहाज से बिहार का जो पिछड़ापन है, बिहार की जो लाचारी है, जहां शहर का पानी साफ किया जाए, शहर की सड़कें ठीक किया जाए, केवल इसी के लिए लोगों को हाई कोर्ट में जाकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए कोई निर्णय लेना पड़ता है, तो वो लाचारी को देखते हुए बिहार के लिए कुछ विशेष प्रावधान होना जरूरी है। मगर बिहार 10% आबादी का प्रदेश को, अध्यक्ष जी, 10% पैसा नहीं मिला, 10% की योजना नहीं बनी, ना उस मात्रा में कर्ज मिला। बिहार का हिस्से में आया हर 100 रुपये में, हर 100 रुपये के आवंटन में 43 पैसे, 0.43% was the share of Bihar, whose population is 10% of the country's population. अब यह है लाचारी का एक दृश्य। अब दूसरा दृश्य मैं रखता हूं कि जब मैंने कहा कि आपको सरकार की तरफ से पूंजी देने पर या दिखाने पर अन्य संस्थाओं से पूंजी मिल सकती है, तो बिहार में जो टैक्स जुटाए जाते हैं, अंततोगत्वा सरकार की जो पूंजी है वो तो लोगों की पूंजी है। औसतन 95-96 पिछले साल का यह आंकड़ा है अध्यक्ष जी कि बिहार में फी आदमी टैक्स जुटाया गया 219 रुपये। पंजाब में था 1371, गुजरात में था 1147, बिहार में था 219 रुपये। अब ये कोई ना समझे कि बिहार के लोग टैक्स नहीं दे रहे या बिहार के लोगों से टैक्स की वसूली करने पर कोई हिचक रहे। हम लोग भ्रष्टाचार की, पैसे की चोरी की चर्चा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हर स्तर पर यह सिलसिला चला है और इसलिए जो टैक्स खजाने में जाना चाहिए, अब कुछ लोगों ने यह फैसला लिया है कि खजाने में जावे, वहां से भी कहां और घरों पर जाता है, तो सीधे
हम ही जमा करते ही उसको अपना जेब में क्यों नहीं डालें। ये व्यवस्था बिहार में आज चल पड़ी है और नतीजा दिखाई दे रहा है। इस पर किसी ने आरोप करना, कोई सीबीआई ने जांच करना, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बिहार सबसे कम टैक्स आज फी आदमी रिकॉर्ड पर लाता है अन्य किसी भी प्रदेश के मुकाबले। अब ये दोनों चीजों के नतीजे आप बिहार की फी आदमी आमदनी पर जरा देखिएगा। अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान में 94-95 के आंकड़े आपके इस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने दिए हैं। देश की औसतन फी आदमी आमदनी करंट प्राइसेस के आधार पर थी 94-95 में 9,321 रुपये। महाराष्ट्र की फी आदमी आमदनी रही 94-95 में 13,112 रुपये। पंजाब की आमदनी रही जो देश की सबसे अधिक है दिल्ली छोड़कर, वो है 14,118 रुपये और बिहार की है 3,816 रुपये। लेकिन यह भी असली चित्र नहीं सामने लाता है। असली चित्र अगर समझना है, महाराष्ट्र में 1991-92 अभी जो मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले इस्तीफा दिया, ये मुख्यमंत्री बने थे 1990 में। 1991-92 का हिसाब अगर आप देखें और 1991-92 से 94-95 का हिसाब अगर आप देखें तो अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में फी आदमी आमदनी ये 3 सालों में बढ़ गई 4,997 रुपये। पंजाब में बढ़ गई 4,280 रुपये और बिहार में बढ़ गई 913 रुपये। कुल बिहार की फी आदमी आमदनी है 3,816। महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में आमदनी बढ़ गई है 4,997 और पंजाब में बढ़ गई है 4,280 और बिहार है कुल आमदनी पर 3,816। मगर अध्यक्ष, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। ये दस्तावेज इस सदन में पिछले सत्र में रखा गया था और इस पर बहस कुछ घंटों की शायद हुई थी। 2 बार इस पिछले सप्ताह और इस सप्ताह में इसकी चर्चा कि इस पर बहस होनी है करके कहा गया और एक बार तो एजेंडा पर भी आ गया, लेकिन अभी भी है, आज भी है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस पर बहस करने के लिए सदन में कोई लोग रहेंगे, इस मानी में कि किसी को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है और जिनको है वो बहुत कम लोग हैं। लेकिन इसका 7 नंबर का पन्ना, ये जन समता पार्टी का दस्तावेज नहीं है, ये सीबीआई का दस्तावेज नहीं है, प्लानिंग कमीशन का दस्तावेज है। और उस प्लानिंग कमीशन का जिसके प्रोफेसर मधु दंडवते इस समय डिप्टी चेयरमैन है और श्रीमती माफ करिएगा श्री इंदर गुजराल जिसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, इस दस्तावेज ने 7 नंबर का पन्ना 1.21 पैराग्राफ, there is also evidence of a deterioration of inter-regional disparities in per capita income। पिछले कुछ सालों में क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है। इसको बताते वो आगे कहते हैं, in Bihar the per capita income as measured by the state domestic product declined, Adhyaksh, I emphasize, declined from rupees 1,204 in 1990-91 to 1,067 in 94-95 at 1980-81 prices। अब अध्यक्ष केवल 3 साल का यहां भी हिसाब है और 3 सालों में टोटल फॉल इन द पर कैपिटा इनकम इन बिहार इज 11.4%। उसके बाद के 2 सालों का हिसाब यहां नहीं है। उसके बाद के 2 साल खजाने के और अधिक पैसे बाहर निकालने के साल रहे। उसके अगले 2 साल बिहार में विकास नाम की चीज तो बिल्कुल ही ठप हो गई। और ऐसी सूरत में जब अगले 2 साल के आंकड़े प्लानिंग कमीशन अगले महीने 2 महीनों में या जब भी हम लोगों के सामने रखेंगे तो मुझे लगता है अध्यक्ष जी, पिछले 5 सालों में बिहार में न्यूनतम 15% और हो सकता है
20% फी आदमी आमदनी में 1980-81 के दामों के आधार पर पीछे हट हुई हो। अध्यक्ष, ये है बिहार। मगर एक और इससे भी सबसे हम बोलेंगे कुछ समय, अध्यक्ष हमको टोकिएगा मत। Just please, as you have heard, there are 1, 2, 3, 4, about 5 members still to speak. And over and above, I hope there will be intervention from the government. And after that, there will be a reply from the mover of the motion, the leader of the opposition. And it has been intimated to me by the Speaker's office that this debate should conclude by 2. नहीं, वो संभव ही नहीं। It is not possible. Therefore, I simply communicate to the House only to bear in mind that I will have to conduct the business of this House under these constraints. And I leave it to Honorable Member of Status of George Fernandez to realize this situation and help me to conduct the business of the House in a proper way. तो अध्यक्ष जी, मैंने बता दिया कि कहां तक मामला आया है, लेकिन I have just informed you. सबसे भयावह जो स्थिति है वो ये है अध्यक्ष जी कि इतनी गरीबी, इतनी लाचारी, इतनी पीछे हट वाला हमारा बिहार अपने प्रदेश के लोगों का जो बचत का पैसा है वो पैसा अन्य प्रदेशों का निर्माण के लिए भेज रहा है, अथवा ये कहें कि उस बिहार के लोगों का, वो बिहार के गरीबों का बचत का पैसा केंद्र का ऐसा इंतजामी है कि वो पैसा अन्य प्रदेशों में पहुंच रहा है। बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पब्लिक सेक्टर का, बैंकों का पिछले दिसंबर महीने का 96, ये रिजर्व बैंक के बिल्कुल ही ताजे आंकड़े हैं, इसके बाद उनके आंकड़े नहीं आए हैं। दिसंबर 1996 का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 29.7%। यानी बिहार में आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज डिपॉजिटेड इन द बैंक्स, 71 rupees, almost 71 rupees go outside Bihar and only 29 rupees are spent in Bihar. और बिहार में भी सरकार है अध्यक्ष जी जो ये सब चीज का देख रही है और अब तो नए सिरे से परसों से देखना शुरू कर चुकी है। अब हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बहस में प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करके कुछ हम लोगों को संविधान के कुछ धाराएं सिखाई। हमारे मित्र सोमनाथ बाबू ने भी केंद्र और राज्य और कहां हस्तक्षेप कहां नहीं है और हम लोग क्या कर सकते हैं, सीबीआई से जितना होना है वो हम लोगों ने किया है, ये बातें हमें बता दी। तो मैं आज सदन के सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि ये सारा जो कुछ भी कांड वहां पर हुआ, तो केंद्र को संविधान में कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अधिकार नहीं है? जो बहस चली उससे मुझे लगा कि लोगों की एक मान्यता है कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, 356 हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, भले संविधान में हो लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सेक्युलर सरकार है, हर सेक्युलर पाप चल सकता है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं पूरे नम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। जब एक बहस चल रही है कि केंद्र को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और 356 का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, मैं 356 का इस्तेमाल के पक्ष में हूं आज के दिन बिहार में, लेकिन हम 356 पर नहीं बोल रहे हैं, हम अधिकार की बात को आपसे कहना चाहते हैं। अध्यक्ष, संविधान की धारा 360, संविधान की धारा 360 कहती है कि, माफ करिएगा, 160, संविधान की धारा 160 कहती है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिंजेंसीज। पता नहीं कानून विधि मंत्री, प्रधानमंत्री लोगों और गृह मंत्री ने इसको पढ़ा के नहीं पढ़ा। द प्रेसिडेंट में मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट in any contingency not provided for in this chapter.
बिहार का ये सारा जो पीछेहट हो रही है और बिहार में खजाने को लेकर पिछले 4-5 सालों से जो सिलसिला चलता रहा है और उसको लेकर बिहार में पिछले साल भर में और विशेषकर पिछले 2 महीनों में जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, तो क्या वो कंटिजेंसी नहीं थी कि जहां राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार को अपनी नजर डालने के लिए संविधान की धारा 160 अधिकार नहीं देता है। बिहार के अभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले 2-3 महीनों से यह कहना शुरू किया था कि भारत के संविधान में कहां लिखा है कि जेल में बैठकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। नहीं लिखा है। उनका कहना बिल्कुल ही ठीक था और वो जेल में बैठकर सरकार चला सकते थे, क्योंकि संविधान नहीं कह रहा है कि आप जेल में बैठकर सरकार नहीं चला सकते हो। आप पर मुकदमा चल रहा है तब भी आप नहीं चला सकते हो। और कौन जाने, कल तो ये भी कोई कह सकता है कि हमको सजा होने पर भी हम जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं। लेकिन हम ये बात को उनका कबूल करते हुए ये बोले थे, और आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि संविधान के निर्माताओं ने जो बगल के उस सदन में बैठे थे, सेंट्रल हॉल में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनकर, उन लोगों ने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान में ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि मुख्यमंत्री करके बैठे हुए लोग या पदों पर, सरकारी पदों पर बैठकर राजकाज को करने वाले लोग इतना बड़े लुटेरे बनेंगे कि उनको जेल जाना होगा और जेल में बिठाकर इनको सरकार चलाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा। अध्यक्ष, 50वें वर्षगांठ की चर्चा कौन सोचता है ये बातों पर? तो इसलिए जब कहा जाता है हमें कि हमें कोई अधिकार नहीं, तो मैं कहता हूं कि आपको अधिकार है। फिर धारा 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। बिहार में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाएंगे तो आप कहां लगाएंगे? ये कानून का अर्थ क्या है? संविधान का ये धारा का अर्थ क्या है कि बिहार President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened. He may by proclamation make a declaration to that effect, declaration of a financial emergency. क्या बिहार में वो स्थिति नहीं बनी है? और क्या होना चाहिए? कब वो स्थिति बनेगी? क्या बिहार के विपक्ष के लोगों ने मांग नहीं की है? क्या देश भर के लोगों ने यह मांग नहीं की है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाओ, बिहार को बचाओ? और बिहार बचाने का मतलब बिहार का विकास का सारा पैसा जो कहां कहां चला गया, उस पैसे को बचाकर वो पैसा विकास के काम में लगाओ। लेकिन वो भी बात नहीं हुई और इतना सब वहां पर बातें चलती रही। कर्मचारियों की तनख्वाह 3-3 सालों की नहीं मिली। बिहार के किसी कौन इस सदन में बैठे हुए किस सदस्य को नहीं मालूम है कि वो रोडवेज के कर्मचारियों में से 200-250 कर्मचारियों ने आत्महत्या की। हमने उनके नाम दिए, मेरे पास उनके नाम हैं, हमने उनके नाम दिए हैं अध्यक्ष जी। हमने गवर्नर के हाथों में उनके नाम दिए हैं कि ये लोग मरे हैं। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को नहीं मिली। बिहार में सरकारी प्रतिष्ठान जितने थे उनमें से अधिकांश बंद हुए, विद्यालय बंद हुए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हजारों के हजारों में हटा दिए गए। कौन सा क्षेत्र बिहार में आर्थिक क्षेत्र में बच गया? और उसके बावजूद क्या केंद्र को पता ही नहीं चला कि क्या स्थिति यहां पर बनी है और वहां टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इसलिए जब ये बात कही जाती है कि अधिकार का, तो 360 और 160 अधिकार देता है। मगर मैं उससे एक कदम आगे जाता हूं। संविधान में कंसोलिडेटेड फंड है। हम लोग यहां साल में 2-3 महीने बजट पर चलाते हैं। इतनी कमेटी हम लोगों की स्टैंडिंग कमेटियां करके बैठते हैं, अपना अपना विभाग के बजट पर हम लोग चर्चा करते हैं। सारा संविधान के अंतर्गत ही है। और कंसोलिडेटेड फंड से अध्यक्ष जी हम सब जानते हैं कि एक पाई नहीं निकाली जा सकती है बिना पार्लियामेंट का सैंक्शन। जिस धारा के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड बनता है, 266 आर्टिकल, उसी धारा के अंतर्गत राज्यों का भी कंसोलिडेटेड फंड बनती है। और उस कंसोलिडेटेड फंड के बारे में
all the revenues received by the government of a state, all loans raised by that government on the issue of treasury bills, loans or ways and means advances, and all the monies received by the government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be called the Consolidated Fund of Bihar. बिहार शब्द में जोड़ रहा हूं, यहां ऑफ द स्टेट है। और आगे अध्यक्ष जी, no monies out of the consolidated fund of India or the consolidated fund of a state shall be appropriated except in accordance with the law and for the purposes and in the manner provided in this constitution. Appropriated, हम लोग appropriations bill पास करते हैं, मगर वहां तो मिस appropriation ही हुई। और क्या किसी को मालूम नहीं रहा गवर्नर क्या करता है? गवर्नर का क्या काम है? क्या गवर्नर ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजा कि आर्टिकल 202, 203, 204, 205, 206 ये सारे धाराओं का वहां पर उल्लंघन हो रहा है? मैं धाराओं का यहां पर विस्तार में कहने की जरूरत है, उसके लिए मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन ये धाराएं कंसोलिडेटेड फंड से आप कैसे पैसे निकालेंगे, अधिक खर्च हुआ तो उसको कैसे रेगुलराइज करेंगे, ये सारी चीजें ये 5 धाराओं में है। बजट आपकी कैसी बनेगी? बजट के ऊपर गवर्नर का हस्ताक्षर होगा, हर दस्तावेज जो असेंबली को आएगा गवर्नर के नाम से आएगा, गवर्नर के हस्ताक्षर पर आएगा। तो क्या गवर्नर ने ये सब चीजों को नहीं देखा? 1990 से तो दस्तावेज पड़े हुए हैं हम लोगों के पास, 1990 से लेकर, और वो दस्तावेजों में कब कब कौन अकाउंटेंट जनरल ने, कौन ऑडिटर जनरल ने, कौन सीएजी ने क्या रिपोर्ट्स दिए, ये सब चीजों की हम लोगों के पास जानकारी है। 1994 में समता पार्टी ने जुलाई महीने में एक दस्तावेज प्रकाशित किया बिहार के आर्थिक स्थिति पर, उसकी कॉपियां हम लोगों ने सरकार, केंद्र सरकार को दी, बिहार के गवर्नर को मिलकर दी और राजनेताओं को डाक से भेजी। 1994 के अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में एक और दस्तावेज हम लोगों ने तैयार किया, जिसको हम लोगों ने आरोप पत्र करके कहकर समूचे बिहार के आर्थिक क्षेत्र में जो लूट चलती रही उसका पूरा ब्यौरा दिया। सीबीआई का रिपोर्ट डॉक्टर विश्वास ने बीजेपी के साथ साजिश करके बना है करके प्रचार होता रहा, लेकिन अगर सीबीआई का रिपोर्ट पढ़ने के पहले नीतीश कुमार ने तैयार किया है वो दस्तावेज अक्टूबर 1994 वाला अगर कोई पढ़े तो आज जितनी बातें हो रही हैं बाद के सालों का हिसाब छोड़कर 1994 तक का जितना हिसाब है, जितने रिपोर्ट गए, जितने विजिलेंस के रिपोर्ट हुए, जितने ऑडिटर के और सीएजी के रिपोर्ट हुए, ये सारी चीजों की जानकारी बारीकी में, यहां तक वो सांडों को जो साइकिल पर, ऑटो रिक्शा पर, स्कूटर पर हरियाणा से पटना तक, हरियाणा से रांची तक जो पहुंचाया गया, ये सारी जानकारी शब्दानुशब्द हम लोगों ने उस आरोप पत्र में सरकार के सामने रखी, गवर्नर के पास रखी। कौन ये सब चीजों को देखने से इनकार किया? और इसका जवाब यहां इस इलाके में बैठने वालों से हमें चाहिए। 1995 के विधानसभा के चुनाव के समय क्या सौदे हुए थे कि जिन सौदों के चलते ये सारे दस्तावेजों को दबा रखा गया। ये दस्तावेजों को दबा रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के घर पर सांसदों को लेकर कौन मिलने के लिए गए थे? क्या बातें हुई थी कि कोई भी चीज नहीं उठाई जाएगी, कोई भी बात नहीं कही जाएगी? देखिए आपका ये देखिए गलत बात कही, हम अगर कोई गलत बात कहेंगे आप दुरुस्त करिए। मैं था एक मिनट, आप प्रतिनिधिमंडल में था, मैं उस कृपाल यादव जी, गलत आरोप लगा ये रहे हैं। ऐसा डिबेट नहीं चलता। डिबेट तो चलता नहीं, हाँ, गलत आप आरोप बैठिए, सुनिए, हम तो ऑलरेडी आप सुनिए, आपका जॉब इच्छा होता है और खड़ा होकर के बात करना ऐसा आदत नहीं है। आप बैठे और आप जांच कर रहे हैं कि वहां सौदेबाजी हुई, कौन सौदेबाजी हुई?
ये आदत नहीं है। आप सांसदों का बैठिए। अपमान कर रहे हैं आप। अरे हम क्या कर रहे हैं हम जानते हैं, आप जरा बैठिए। तो बैठिए, आपको बारी होगा, आपको बारी आएगा तो आप बोलिएगा, आपको बारी आएगा तो बोलिएगा। अब आप बैठिए बस, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। Whatever he says shall not be recorded. बोलने के लिए भी तरीका है, ठीक है। Nothing should go on record whatever he says. I have not permitted that. हाँ, please, please. मैं यही कह रहा था कि जानकारी केंद्र के पास थी, गवर्नर के रिपोर्ट केंद्र के पास थे, सीएजी के रिपोर्ट, अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरलों के रिपोर्ट केंद्र के पास थे। लेकिन इसी सदन में एक बार पिछले लोकसभा में, 10वीं लोकसभा में किसी बहस के दरमियान मैंने कहा था कि हम लोगों की जो राजनीति है वो बैलेंस ऑफ ब्लैकमेल पर चलती है। फर्नांडिस जी, मैं अभी खत्म टाइम करने जा पर रहा जरा हूं। मैं ध्यान खत्म कर रखिए। दिया। हम लोगों की राजनीति बैलेंस ऑफ ब्लैकमेल पर चलती है कि हम जानते हैं कि आपने कितनी चोरी की है, आप जानते हैं मैंने कितनी चोरी की है, तो हम दोनों बैठ जाते हैं, पहले बाहर बोलते हैं कि तुम भी चोर है और हम भी सुनते हैं कि हम भी चोर है, लेकिन बाद में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि तेरी भी चुप करो मेरी भी चुप रहे, तो हम दोनों समाज ये चलाते रहें, और ये बैलेंस ऑफ ब्लैकमेल से हम लोगों का राजकाज चलता है। और वही इस काम में आ गया अध्यक्ष जी, और इसमें बिहार मारा गया, और आज स्थिति कितनी बिगड़ी है मैं उस पर क्या कहूं। वो बातें सदन में बहुत कुछ आई हैं, लेकिन जब ये बात प्रधानमंत्री यहां पर कहते रहे कि हर चीज का सबूत, हम जब उनसे मिले थे इन चीजों के बारे में बात करने, ये सही है कि 3 बार उन्होंने मिलने से इनकार किया, लेकिन उसके पहले जब हम लोग उनसे मिले थे और पूरी स्थिति के बारे में जब उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमसे जो वचन दिया था उसको मैं सदन में यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो अन्याय होगा, निजी बातचीत थी। लेकिन एक बात सभी स्तर पर, विधि मंत्री से लेकर हर स्तर पर हमें कहा गया कि सबूत वगैरह का अभाव। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए एफिडेविट का मैं उद्धरण यहाँ पर कर रहा हूँ। CAG report on Animal Husbandry Department for financial year 1988-89 to 94-95 reveals that petitioner, having perused the report, the petitioner being Mr. Lalu Prasad Yadav, having perused the report, had full knowledge of the withdrawals much before the scam came to be unearthed. Percentage of fraudulent withdrawal in 1988-89 was 17%. Excess expenditure in rupees was 6 crore 12 lakh 62,000 plus perusal by Mr. Lalu Prasad Yadav, 18th of December 93. 1989-90, excess expenditure 8 crore 65 lakh 36,915. Total percentage of fraudulent withdrawal 20%. Perusal by Mr. Yadav, 19th of July 94. 1991, the excess expenditure in rupees 29 crore 28 lakh 61,782. Total percentage 53%. Perusal by Mr. Yadav on 5th of May, I beg your pardon, sir, on 5th of April 1995. कहां से कागज ले आए ये? ठीक है, ठीक है। एफिडेविट है। 91-92, sir. The total fraudulent withdrawal was 70 crore 72 lakh 4,846, amounting to 120% of the total amount, and Mr. Yadav saw it on the 4th of June 1995. For 92-93, withdrawal 87 crore 72 lakh 27,000, amounting to 131%.
and the Chief Minister saw it on the 10th of June 1995. 93-94, the total withdrawal 125 crore 2,73,000, amounting to 169% fraudulent withdrawal. And the Chief Minister saw it on the 26th of November 1995. Please. And for 94-95, the total amount was 170 crore 60,68,251, amounting to 229%. And the Chief Minister saw it on the 21st of June 1996. तो इसलिए प्रोग्रेशन हाँ तो है ही। और जब वो कहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं था, और जब वो मालूम हो गया तब उन्होंने जांच करना शुरू किया। अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने 6 मार्च 1990 को। 5 अप्रैल 1990 को स्टेट का अकाउंटेंट जनरल एक पत्र भेजता है जिसके साथ टेस्ट ऑडिट रिपोर्ट 5 तारीख का उन्हें देता है, और उसमें वो बताता है कि क्या क्या हो रहा है बिहार में, कैसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में लूटपाट हो रही है, और अनेक लोगों के नाम उसके साथ आ जाते हैं। और रामजीवन सिंह उन दिनों में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मंत्री रहे। वो सिफारिश करते हैं कि आप तो सीबीआई के पास चला किसी जाए, का नाम बोलना जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, सीबीआई के पास चला जाए और उस बेचारे की नौकरी उस विभाग से चली जाती है, उनको हटा दिया जाता है। तो अध्यक्ष जी ये सारी जो स्थिति है, इस स्थिति पर मात करना जरूरी है, और मात करने का मतलब प्रधानमंत्री का गुस्सा नहीं, प्रधानमंत्री का हेल्पलेसनेस वगैरह की तो बात अब है ही अपनी जगह पर, उसका जवाब कल नीतीश जी ने यहां पर दी है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषणों से यह स्थिति नहीं सुधरेगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं है। हम ये मानते हैं कि यह मामला समूचे देश के पैमाने पर आज फैल रहा है, जहां नहीं फैला है वहां भी फैल जाएगा, और बिहार में यह खत्म नहीं हो रहा है, बिहार में यह जारी है। और जब ये स्थिति है अध्यक्ष जी, और केंद्र अगर ये कहता है हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, हम ये बात को नहीं मानते हैं। बस 50वीं वर्षगांठ की बात हो रही है। मैं आपके सामने आखिरी जुमला रखकर मैं समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी। मैं इस सदन में 1951 में, अभी इंटरिम पार्लियामेंट था, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1951 में यहां पर एक सदस्य था जिसका नाम एच.एस. मुडगल चुनकर आया, और औरों के जैसे खूब पढ़ा लिखा आदमी, एक अखबार का संपादक और मालिक, खूब लेखक, बड़ा बहुत कुछ उसके पास था। बंबई के बुलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने उनसे संपर्क किया, या उन्होंने उनसे संपर्क किया और कहा कि आप लोगों की समस्याओं के बारे में संसद में कोई सोचने वाला नहीं है, और मैं सोचने के लिए और लोगों को समझाने के लिए तैयार हूं। साल में 20,000 रुपया खर्च होगा। तो उन लोगों ने अपने कमेटी के सामने रखा इनका पत्र, कमेटी ने पास किया, लेकिन कहा कि 1,000 से शुरू करो। तो पहले किस्त में इन्होंने कुछ यहां पर मंत्रियों से बात की, लोगों को चाय पानी पर बुलाया, पार्लियामेंट के मेंबरों में कुछ पर्चे वगैरह बांटे, और बुलियन मर्चेंट्स का मामला, इन्हें विदेश से सोना लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इस पर जो भी विवाद थे उन दिनों में, तो उसके बारे में उन्होंने एक संसद के सदस्यों का मत बनाने की कोशिश की। 1,000 रुपए की चेक उनको मिली। पूरा सीधा सौदा था अध्यक्ष जी, खजाने से लूटना नहीं था, सांड के नाम से लेना नहीं था, सीधा सौदा था। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री, उन्हें पता चला, उन्होंने मुडगल को बुलाया अपने वही 9 नंबर के दफ्तर में। यहां इन्होंने अपनी बाजू रखी कि हमने ईमानदारी का सौदा किया है, आपकी क्या शिकायत है? तो पंडित जी ने कहा, शर्म नहीं लगती है? जिस सदन के मेंबर हो, सदन की गरिमा, उस सदन और आपकी छवि और हम सबका मान सम्मान, शर्म नहीं लगती है? तो उन्होंने अपनी बाजू मजबूती से रखी
बिहार के मुख्यमंत्री ने तो खैर वो अंग्रेजी शब्द ब्रेजननेस, तो उन्होंने अपनी बाजू मजबूती से रखी और समझाने की कोशिश की। पंडित जी ने इस सदन में प्रस्ताव लाया, कमेटी बनी, 5 सदस्यों की कमेटी बनी और उस कमेटी के सामने मुडगल को पेश होना पड़ा। कमेटी ने सिफारिश की कि इनको सदन से हटाना चाहिए। इसी सदन में बहस हुई। मुडगल ने अपनी बाजू रखकर अध्यक्ष से 2 मिनट का समय मांगा और यहां ही बैठकर लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया। पंडित जी ने देखा कि यह आदमी अपमान से अपने को बचाना चाहता है, इसलिए इस्तीफा दे रहा है। जैसे पटने में हो गया इस्तीफा, तो अपने को बचाना चाहता है। तो पंडित जी ने कहा खड़े होकर कि प्रस्ताव में यह लिखा जाएगा कि यह आदमी सदन से निकालने लायक है और निकालना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा हो चुका था, लेकिन प्रस्ताव में वो शब्द जोड़कर उसको जो भी कहना था उसको यहां से हटाने वाली बात अध्यक्ष जी हो गई। गुजराल साहब नेहरूवियन है, जो भी उसका अर्थ हो, वो खुद बोलते हैं कि हमें नेहरूवियन, तो ये नेहरू थे। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये कौन से नेहरूवियन है, क्योंकि ये कहना कि ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं, ये कहना कि हम सबके लिए कानून का राज चाहते हैं, हम विच हंटिंग नहीं करना चाहते हैं, हम न विच हंट करना चाहते हैं, न हम और कोई भी बात चाहते हैं, हम भी कानून का राज चाहते हैं। सबके लिए समान कानून हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके लिए वही कानून लागू हो जो सबसे छोटे आदमी को सड़क का लागू होता है। हमारी ये मांग मात्र नहीं, बल्कि ये हमारा अपना सिद्धांत है। और इसके साथ वो पारदर्शिता, वो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब इनका भाषण नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब कानून बनना चाहिए। ये सदन में कानून बने कि किसी भी नागरिक को, इस देश का किसी भी नागरिक को, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से सार्वजनिक पैसा जहां कहां भी खर्च होता है उसकी जांच, उसकी जानकारी लेने का, और अगर उसमें कोई भी शक की बात आ गई तो उसकी जांच कराने का उसे अधिकार होना चाहिए। यह है पारदर्शिता। और यह पारदर्शिता इस सदन में आप ऑर्डिनेंस लाइए। अगर तत्काल आपको ये बनाने में देरी लगती है तो आप ऑर्डिनेंस लाइए, और ऑर्डिनेंस के बाहर अगर करना हो तो फिर यहां कानून लाइए। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमें तो यही कहना होगा कि प्रधानमंत्री परसों बोले, कल बोले, परसों बोले कि नीतीश का भाषण, नीतीश ने जो भी बातें छेड़ी तो उसके पीछे वेंडेट्टा था। हम लोगों का कोई वेंडेट्टा नहीं है अध्यक्ष। हम लोग ये सारी स्थिति को 1993-94 में जब पहचान लिए, अब मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ बीमार होकर कहां बाहर हैं, कुछ अन्य किसी पदों पर हैं, लेकिन इन तमाम लोगों से हम लोगों ने प्रार्थना की कि सुधारिए, सुधारिए। लेकिन सुधारना जब संभव नहीं हुआ तो डॉक्टर लोहिया ने बार बार एक बात कही थी कि अगर नहीं सुधार सकते हो फिर टूटो, सुधरो या टूटो। तो हम लोग टूट गए, बहुत सुनना पड़ा, बहुत कुछ हो गया। परसों इस सदन में बात आ गई छगन भुजबल की, और शायद कल उस पर बहस भी होनी है या शाम से होनी है। हमारी भी जान जाने वाली थी। 3-4 लोगों ने मेरी जान बचाई अध्यक्ष। 17 जुलाई 1994 को फकुली नाके पर जब हम लोग मेरे क्षेत्र में जा रहे थे, और जान बचाने वालों में एक बैठे हैं यहाँ नीतीश कुमार, एक बिहार के विधानसभा में है शिवानंद तिवारी, एक लड़का है जो आगे का सीट पर बैठकर मुझ पर आने वाले सारे वार अपने शरीर पर लिया, अजय, और एक है दुष्यंत पटेल। ये लोगों ने मेरी जान बचाई। हम लोगों ने जुनून की क्या बात करें, हम लोग, मुकदमा चल रहा है अभी भी। जिला जनता दल का अध्यक्ष, जिला युवा जनता का अध्यक्ष अभी अपराधी करके बैठे हैं, अभी तो राष्ट्रीय हुए होंगे। तो इसलिए अध्यक्ष जी, हम तो प्रधानमंत्री से यह कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से अगर आपको अपने शब्दों का अमल करना है तो फिर नंबर 1
संविधान का इस्तेमाल करिए। बिहार में आज जो सरकार के नाम से जो मजाक हो रही है, देश के साथ मजाक है, बिहार के विधायकों के साथ मजाक है, बिहार के लोगों के साथ मजाक है। ये जो मजाक हो रही है, संविधान में नहीं लिखा होगा कि मजाक की बात, लेकिन धारा 160 कहता है कि जब ऐसी कंटिंजेंसी आती है जिसके लिए दूसरा कोई प्रावधान नहीं है, तो सरकार, राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट चाहे जो निर्णय ले सकती है। और हम चाहेंगे, यहां पर मुलायम सिंह जी बैठे हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, और देश का रक्षा का मतलब केवल हिमालय की चोटी तक का ही रक्षा का सवाल नहीं है। देश के भीतरी ताकत जब तक मजबूत नहीं रहेगी, तब देश का सीमाओं को बना रखना संभव नहीं होगा। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि तत्काल ये कदम उठे कि जिससे बिहार के लोगों को अपना प्रजातांत्रिक अधिकारों को ईमानदारी से अमल करने का मौका मिल जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रोफेसर रीता वर्मा